हेलो क्लास 10th में हम जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, तो आपको सबको मालूम ही है कि जो अपना सिलेबस कम हुआ है, तो उसमें हम एक मौर्य प्रशासन का जो है वो पढ़ चुके हैं और अब हम गुप्त वंश जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुप्त वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल का जब विघटन हो गया, जब उसकी समाप्ति हो गई, किसी भी शासन काल का अंत होता है, उसका पतन होता है, तो उस पतन के पीछे बहुत सारे कारक जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे कोई अयोग्य उत्तराधिकारी कहें, ठीक है, या किसी आक्रमण की वजह से किसी और शक्तिशाली डायनेस्टी ने या वंश ने आक्रमण किया, उसकी वजह से तो बहुत वजह हो सकती है। तो मौर्य काल का विघटन के पश्चात और कुषाणों का जो पतन हुआ, ठीक है, यहाँ पर तो कुषाणों के पतन के पश्चात और ये जो गुप्त वंश का उद्भव हुआ ये पूर्व में, ठीक है, तो ये सब जो है स्थिति गुप्त वंश की बनती है कि गुप्त वंश का उद्भव कब हुआ। तो गुप्त वंश जो है इसमें अगर अपन देखें तो राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि तीन बड़ी बड़ी डायनेस्टी जो थी उस समय थी, तो मध्य भाग में कहते हैं कि भाई जो नाग डायनेस्टी थी वो उसका राज्य था। दक्षिण भारत में जिसको अपन दक्कन कहते हैं, वाकटक, ठीक है, उसका यहाँ पे उस समय वंश था। और पूर्व में गुप्त वंश, ठीक है, तो यहाँ पे तीन डायनेस्टी यहाँ पर उस समय जो है बात करते हैं अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। तो इन तीनों ने आपसी विवाह संबंधों के द्वारा अपने जो है साम्राज्य को विस्तृत किया, उसको मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। गुप्त वंश ने भी इसी प्रकार से अन्य वंशों के साथ जो है विवाह संबंध बनाए, विजय के संबंध बनाए और यहाँ पर शक्तिशाली शासन का उदय हुआ। तो ये जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक की अगर अपन बात करें तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि श्रीगुप्त को माना जाता है। इसके बाद इनका पुत्र जो है घटोत्कच, ये, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो इसका शासक था, यहाँ से कहते हैं कि ये इसका प्रथम शासक माना जाता है। और इसको महाराजा धीराज की पदवी प्राप्त थी, उपाधि जो मिली थी इसको कौन सी मिली थी, महाराजा धीराज की। तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त है, चंद्रगुप्त ये प्रथम शासक माना जाता है गुप्त वंश का महाराजा धीराज के नाम से, क्योंकि चंद्रगुप्त एक मौर्य भी हुए हैं पर ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं महाराजा धीराज। तो इन्होंने इस वंश को अपना एक राजनीतिक सामाजिक मान सम्मान ये सब दिलवाया था। चंद्रगुप्त के बाद में जिक्र आता है समुद्रगुप्त का, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं समुद्रगुप्त। तो ये जो गुप्त वंश का काल है एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय बहुत उत्तरोत्तर तरक्की हुई, साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो समुद्रगुप्त जो है एक महान साम्राज्य निर्माता माना जाता है कि इसने एक बहुत महान साम्राज्य की स्थापना में इसने अपना भी योगदान दिया। इसकी महान उपलब्धियों का जिक्र किसमें आया है, प्रयाग प्रशस्ति, जो इसका दरबारी कवि था हरिशेन, उसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख किया है, ठीक है, कि एक विजेता सेना नायक। तो आप लोगों ने नेपोलियन का नाम सुना होगा, तो भारत का नेपोलियन भी किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन एक विजेता के रूप में, एक सेना नायक के रूप में, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसकी विशाल नौसेना भी थी, विशाल सेना इसके पास थी। इसका जिक्र इसके दरबारी कवि हरिशेन ने अपनी पुस्तक इलावत प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उसके अंतर्गत किया था। समुद्रगुप्त की अगर अपन बात करें और उपलब्धियों की, तो ये ललित कलाओं का ज्ञाता था। ललित कलाएं ने किसी राजा की संगीत में रुचि होती है, नृत्य में रुचि होती है, किसी अन्य कलाओं में रुचि होती है, तो समुद्रगुप्त की रुचि भी जो थी उसकी ललित कलाओं में, विभिन्न कलाओं में रुचि थी। और इसलिए इसके काल में धर्म का, कलाओं का, संस्कृति का उन्नति का काल कहा गया, क्योंकि इसने सभी को जो है आगे बढ़ने के अवसर दिए थे। तो ये कवि के रूप में भी जाना जाता है, इसको कविराज भी कहा गया है, संगीतज्ञ भी कहा गया है, कला का संरक्षक भी इसको नाम दिया गया है, विद्या का संरक्षण भी नाम दिया गया है। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई ये बहुत अच्छा कवि था और इसकी जो मोहरें थी उसमें इसको वीणा बजाते हुए भी बताया गया। तो इस बात से पता चलता है कि वो सभी कलाओं का संरक्षक भी माना जाता है। अब समुद्रगुप्त के बाद और उसके चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसके पहले एक बीच में एक गुप्त वंश के राजा का भी जिक्र होता है, रामगुप्त, पर हालांकि उनका इतना शासनकाल का वर्णन ज्यादा नहीं मिलता है। तो रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय,
इसका जिक्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त जिसको अपन विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनको विक्रमांक के नाम से भी कहा जाता है, उपाधि थी इनकी विक्रमादित्य की। तो ये इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र राजधानी और दूसरी राजधानी किसको बनाया था, उज्जैनी को यहाँ पर बनाया था। और इनके काल में जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विदेशी यात्री जो है आया करते थे, तो फाहियान इनके काल में आया था। फाहियान ने यहाँ पे इनके साम्राज्य का उल्लेख किया था, उसकी प्रशंसा भी की थी कि यहाँ पे जो है धर्म का पालन किया जाता है, ठीक है, सभी को अपने तरीके से रहने की आज़ादी है, राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी जो है इन्होंने जो भी अच्छी अच्छी बातें देखी यहाँ पर वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जो है जो भी इसके बारे में लिखा इन्होंने फाहियान ने अपने लेखों में, उसमें इनके काल का वर्णन किया है, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त जो है उसको शासन मिला। इसकी एक उपाधि महेंद्रादित्य भी थी, इसलिए इसके नाम क्या है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी लगाया जाता है जिसको उपाधि। तो इसके काल में पुष्यमित्रों का भी विद्रोह हुआ था, जिसको इसने हराया। हुणों के समय भी, इस समय भी शासन काल में कई आक्रमण इनके जो है यहाँ पर हुए थे। इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। ये इनकी सब क्या है उपलब्धियां मानी जाती है। फिर कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने मौर्य काल के समय बनी हुई सुदर्शन झील का भी जो है जीर्णोद्धार करवाया। इसके काल में हुणों का आक्रमण हुआ, ठीक है, उससे उसने जो है पराजित किया। इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। इसका जो शासन था गुजरात से बंगाल तक, ठीक है, इसका फैला हुआ था बहुत विस्तार। तो ये गुप्त वंश का जो शासन है इसका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। सभी एक से एक जो है इसके महान राजा हुए थे जिन्होंने, तो इससे गुप्त वंश को एक स्वर्ण काल के रूप में, स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ की अगर अपन और बात करते हैं तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था हमने पहले पढ़ी थी कि किस तरह से शासन काल जो है था। तो राजतंत्रात्मक तो शासन था, क्योंकि राजाओं का शासन है, वंशानुगत भी है कि राजा का और उसका बेटा, उसका बेटा, किंतु यहाँ पे राजतंत्रात्मक होने में सम्राट जो है प्रमुख होता था। सम्राट के साथ साथ यहाँ पे शासन के 3 अंग होते थे, जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये भी शासन के अंग उस समय वहां पर हुआ करते थे। मंत्री, अमात्य, आपने देखा होगा इनका चयन भी इनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था, और जो उपयुक्त होते थे उन्हीं को राजा अपने साथ में रखता था, इनके योग्यता का चयन। साम्राज्य जो है प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे अपन कहते हैं ना अलग अलग राज्य होते हैं। तो प्रांतों को उस समय वहां पे मुक्ति के नाम से जाना जाता था। ये अलग अलग जिलों में विभाजित थे। जिले जो है वो विषय जाने जाते थे, उनको विषय कहा जाता था, ठीक है। स्थानीय प्रशासन जो है ये 2 भागों में विभाजित था, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। जैसे अभी अपन वर्तमान में देखते हैं अपने देश में व्यवस्था है स्थानीय प्रशासन, ठीक है। तीसरी सरकार जो है स्थानीय सरकार, तो वो भी नगरीय और ग्रामीण 2 क्षेत्रों में बटी हुई है। यहाँ पर जो है कई ऐसे पद थे, पुरपाल के, नगरपति के, ग्राम जो होती थी सबसे छोटी इकाई, जैसे अपन कहते हैं गांव, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती थी। यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो ग्रामिक कहलाता। इनके जो है जनसंख्या के हिसाब से इनके जो है पद हुआ करते थे, ग्रामिक है, ठीक है। फिर न्याय व्यवस्था कठोर हुआ करती थी, न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय। न्यायाधीश जो है अलग अलग जो है इस तरह से होते थे। इसके अलावा मंत्री, पुरोहित जो है ये भी राजा के खास हुआ करते थे। और जो सामाजिक व्यवस्था थी यहाँ पर, तो सामाजिक व्यवस्था में अगर अपन बात करें यहाँ के समाज की, तो वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण का जो ये 4 वर्ण बांटे गए थे, ब्राह्मण, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्षत्रिय होते हैं, जो क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ब्राह्मणों का उच्च स्थान था और उनके कार्य क्या थे, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ठीक है, हवन करना, दान देना, दान लेना, ये सब जो है यज्ञ करना। तो ये ब्राह्मण के कार्य थे, ब्राह्मणों को उच्च स्थान मिला हुआ था। क्षत्रिय का कार्य आपको मालूम ही है, सेना में या सुरक्षा व्यवस्था में इनका काम था। जो वैश्य थे उनका व्यापार कार्य करना था, और जो शूद्र थे उनका सेवा प्रदाता के रूप में इनका स्थान होता था। अब कहीं कहीं अगर अपन बात करें इस समय में स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों की स्थिति भी इस समय जो है
कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई थोड़ी शुरू में गिरावट भी रही है स्त्री की स्थिति में, और कहीं कहीं ये भी जिक्र हुआ है कि स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी, धार्मिक कार्यों में वो पति के साथ जो है वो रहा करती थी। विधवा विवाह का भी उल्लेख है यहाँ पर, धर्मपति की स्त्री शिक्षा भी थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, और 8 प्रकार के विवाहों का भी इसमें जिक्र किया है, स्वयंवर हुआ करते थे इस बात का भी जिक्र है। ये सारी स्थिति इसकी समाज की है। तो अब हम थोड़े से बुक से भी जानकारी ले लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जो उपलब्धियां थी उसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म की बात करते हैं तो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि कहीं कहीं कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की भी बात की गई है। इन्होंने सभी धर्मों को आश्रय दिया, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। अभी जो मैंने आपको फाहियान का जिक्र किया था, चीनी यात्री फाहियान के भारत आया था इनके काल में, और उसने जो यहाँ पर देखा था उसका विवरण उसने जो दिया, तो क्या दिया फाहियान ने विवरण कि गुप्त वंश का साम्राज्य सुशासित था, मतलब यहाँ के शासक जो थे वो अच्छा शासन कर रहे थे। उनके काल में अपराध बहुत कम होते थे, मतलब अभी जो अपन ने बात की कठोर न्याय व्यवस्था थी, तो कठोर न्याय व्यवस्था होती है तो उसका असर किस पर होता है, उस राज्य पर होता है। चोरी, अपराध, लूटपाट ये मामले कम होते हैं। तो और इसके अलावा अपराध कम थे और कर का भार, मतलब जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर वर भी नहीं थोपे गए थे। अब अगर अपन बात करते हैं भाषा की, तो उस समय राजकाज की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अब यहाँ पे हम कुछ उल्लेख करेंगे कुछ रचनाओं का, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, ये कालिदास का आपको मालूम है। रघुवंश, ये भी कालिदास इनके रचयिता। फिर ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन आ सकते हैं रचयिता के नाम, तो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। रघुवंशम, इनके जो लेखक हैं रचयिता वो है कालिदास। मृच्छकटिकम, ठीक है, इनके लेखक है शूद्रक। मुद्राक्षक, विशाखदत्त, ठीक है, ये सभी जो थे ये गुप्त काल में हुए थे। यहाँ प्रश्न आ सकता है गुप्त काल में जो महान कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं उनमें इनका जिक्र आ सकता है। इसके अलावा वर्तमान रूप में गुप्त काल में अगर अपन बात करें, रामायण महाभारत काल के बारे में इनके इस समय भी जानकारी सामने आई थी। यहाँ पे कुछ नाम आ रहे हैं, देखिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गणित के क्षेत्र में, इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में और विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। और गणित के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, और कहते हैं कि अरब यात्री जब आते थे तो वो अपने साथ ये ज्ञान जो अपने देश में ले गए, और ये जो साथ में अपने ग्रंथ भी ले गए, उस ग्रंथ का भी इन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इस काल में, गुप्त काल में जो भी निर्माण कार्य हुए जिसको अपन कहते हैं वास्तुकला, इसके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला के प्रमाण मिले झांसी, कानपुर, ठीक है। इसके अलावा अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी इसके प्रमाण मिले। दिल्ली में आपको सबको पता है बहुत बड़ा लौह स्तंभ है, जिसकी खासियत है कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये हमारे लौह विज्ञान को उत्कृष्ट जो अपना लोहे का था अपने देश में, उसके बारे में यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है दिल्ली का लौह स्तंभ। नालंदा में 80 फीट ऊंची बौद्ध की मूर्ति मिली है, और सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो ये इसके जो है उपलब्धियां मानी जाती हैं। फिर जो अभी अपन ने इसका समाज का जिक्र किया था कि जो यहाँ का समाज प्रारंभिक रूप से अगर अपन देखते हैं 4 वर्ण में विभाजित था, जो अभी मैंने आपको समझाया। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, और ब्राह्मण के 4 कर्तव्य माने जाते थे, जो भी मैंने आपको यहाँ बताया, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और दान। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या था, राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, और शूद्र जो थे वो सेवा प्रदाता थे। और इस समय तक क्या है कि जाति के बंधन जो है, व्यवसाय के बंधन धीरे होने लगे थे, और ये जो कर्म हो रहे हैं, जो भी वर्ण बांटे गए, इसका आधार जन्म के आधार पे ही रखा गया था। स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था, धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की बहुत जो उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी, इससे शिक्षा का प्रचलन भी था। और विभिन्न प्रकार के विवाह होते हैं, तो 8 प्रकार के विवाह का भी वर्णन इसके अंतर्गत यहाँ पर किया गया है। कई प्रकार की जातियों का भी उद्भव इस काल में हुआ, और कायस्थ नामक गुप्त वर्ग जो है एक यहाँ पे सामने आया जाति के रूप में, और नारी का एक आदर्श चित्रण भी किया गया है। और इसमें बताया कि अगर पुत्र है तब तो ठीक है, पुत्र नहीं है
तो पुत्र के अभाव में पति की जो भी संपत्ति होती है उस पर पत्नी का ही अधिकार माना जाता था। तो गुप्त काल में कुछ मिश्रित जातियां भी आई जैसे मोदा, शक्ति, कर्ण, अम्बस्ट, पारशय, ये सब यहाँ पर उस समय सामने आई। तो यहाँ पे बच्चों हमने आज देखा, एक तो थोड़ा सा जिक्र किया हमने कि गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके काल की क्या उपलब्धियां रही और उस समय समाज की क्या स्थिति थी, और ये यहाँ पर हमने गुप्त वंश के बारे में जानकारी ली।